नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले सभी सियासी पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां, वैसे तो उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी ही मुख्य दो पार्टियां हैं जिसके बीच में आमने सामने की चुनावी द्वंद्व हुआ करती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी भी इस बार एक अलग तरह की चुनौती पेश कर रही है, लेकिन इस बार जो सबसे अधिक चर्चा है वो है बाबा केदारनाथ की। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने चुनाव से पहले सभी पार्टियों के बड़े नेता, मिडिल नेता, मध्यम वाले जो नेता हैं और छोटे नेता, तमाम लोग हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी बार ऐसा हो रहा है। 2017 में भी ऐसा हुआ था, 2019 में भी ऐसा हुआ था, 2022 में भी हो रहा है। लेकिन 2022 में थोड़ा सा अंतर यह है कि केदारनाथ दर्शन करने की होड़ मची है। तमाम पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मैं ही दर्शन कर लूं। आज तक जब तक कपाट बंद नहीं हुआ तब तक अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता वहां पर पहुंचते रहे। पीएम मोदी भी आए, सीएम धामी भी गए, विपक्ष उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत भी गए, बाकायदा पहले ही पहुंच गए। पीएम मोदी के पहले डमरू बजाकर वहां से आए, सियासी शंखनाद कर दिया। लेकिन क्या माना जाए कि केदारनाथ, बाबा केदारनाथ एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। 2022 के चुनाव में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा करेंगे, कई सवाल जवाब जो है हम आपके पास उसे समझने जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। बाबा केदारनाथ के सहारे सियासी पार्टियां चुनाव से पहले बाबा से आशीर्वाद लेने की होड़। पीएम सीएम से लेकर विपक्ष भी पहुंचा केदारनाथ। उत्तराखंड चुनाव में बाबा केदारनाथ चुनावी मुद्दा बन गए। चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए बाबा ही सहारा बन गए। बाबा के दर पर उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव जीत को लेकर कई नेता अपनी मन्नतें मांगते नजर आए। पीएम मोदी से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी जीत की कामना लेकर बाबा के दर पर गए थे और डमरू बजाकर आ गए। अब पीएम मोदी भी आए और विशेष पूजा अर्चना कर लौट गए। हमारा तो ऑलरेडी हमने शंखनाद कर दिया है, शिव जी की पूजा कराए है और बाबा केदार ने डमरू बजा दिया है, तो हमारा शंखनाद तो हो गया है। और गणेश में दुबा हमने बहुत पहले रख दिया है, तो हमारी शुरुआत तो उनसे बहुत पहले हो चुकी। इस यात्रा में अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना तो किसी राजनीतिक दल का नाम लिया और ना ही कोई राजनीतिक बात की, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से उस पर राजनीति करने लगी है उससे साफ है कि वह प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लेकर बिल्कुल हिल गई है और उसे 2022 के चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 3 महीने बाद विधानसभा का चुनावी रण शुरू होने जा रहा है, जिसमें सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बाबा केदारनाथ की दर पर वैसे तो 2017 में भी नेताओं ने हाजिरी लगाई थी, 2019 लोकसभा चुनाव में भी हाजिरी लगी और अब 2022 के लिए भी नेता हाजिरी लगाते दिखे। अब देखना होगा कि भगवान किसकी नैया पार लगाते हैं। अब है कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देखिए, किसी ना किसी की नैया तो पार होगी। नैया पार कराने के पीछे अगर राजनीति की बात करें तो सीधे तौर पर जनता ही सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है। जनता जिसे चाहती है उसकी नैया पार करा देती है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपने फेवर में करने के लिए कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश होती है। बाबा केदारनाथ पर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने अपने दावे, सियासी दावे ठोकने की कवायद कर रही है। और यही वजह है कि जब पीएम मोदी
का दौरा था 5 नवंबर को। उससे पहले ही हरीश रावत वहां पर पहुंच गए। उससे पहले बाकायदा पंजाब कांग्रेस से कई नेता आए केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो क्या है इसके मतलब, इसके सियासी मायने क्या है कि केदारनाथ का मुद्दा उठेगा, केदारनाथ के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठेगा। केदारनाथ में जिस तरीके से पीएम मोदी की तरफ से कई बार वहाँ पर आना हुआ, उत्तराखंड के दौरे पर कई बार पीएम मोदी आए, सीएम धामी बाकायदा देवस्थानम को लेकर जिस तरह से उनका बयान आया कि सभी का ध्यान रखा जाएगा, देवस्थानम के मसले पर बाकायदा पॉलिटिक्स राजनीति होती दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ, ऐसा नहीं है 2017-19 में भी केदारनाथ के दौरे पर लोग रहते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार केदारनाथ, बाबा केदारनाथ चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। पहले मुद्दा बनता नहीं दिख रहा था। यही फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। विनय गोयल जी हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, बाकी 2 मेहमान और भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं विनय जी के पास। सुजाता पॉल भी जुड़ चुकी हैं इस वक्त, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुजाता जी आपका स्वागत है, विनय गोयल जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विनय गोयल जी के पास चलते हैं। विनय जी, जिस तरीके से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की एक होड़ मची, मैं होड़ ही कहूँगा इसे, कि पीएम भी आ रहे हैं, सीएम भी बाकायदा खूब जा रहे हैं, आपकी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपसे पहले हरीश रावत ही पहुंच गए वहां पर, बाकायदा पंजाब कांग्रेस की एक प्लाटून वहां पर पहुंच गई। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, आप लोगों ने बाकायदा कहा भी कि कांग्रेस पार्टी जो है नकलची पार्टी होती जा रही है, बीजेपी जो करती है वही पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी करती है। वैसे सुजाता पॉल हैं, उनसे भी हम पूछेंगे इस पूरे मसले पर, लेकिन थोड़ा सा अपना स्टैंड रखिए सर। केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का दर्शन करना हर लोग चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि मैं जाकर उनका दर्शन करूं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ मुद्दा है, कुछ सियासी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, जिस पर आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। आप तो स्वयं गौरी शंकर हैं, और जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से केदारनाथ जी की यात्रा पर गए, और मुझे लगता है कि देश की राजनीति ने करवट ली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आज के पवित्र त्योहार भैया दूज की बधाई देते हुए, अभी हमने दीपावली मनाई है और छठ पूजा का पर्व हम मनाने वाले हैं, और अन्य त्योहार हमारे आ रहे हैं, ये हमारा फेस्टिवल सीजन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय पे हम अच्छी सकारात्मक बातें करें तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। मैं जिस प्रकार से पूरी राजनीति एक प्रकार से घूम रही है, हाँ। आज सांप्रदायिक का मुद्दा दिखाई नहीं देता। आज तक हमसे हमेशा जरा सी हम मंदिर की तरफ की बात कर दें, मंदिर बनाने की बात कर दें, मंदिर निर्माण की बात कर दें, भगवान राम की बात कर दें, तो सांप्रदायिकता का मुद्दा हमारे ऊपर चस्पा कर दिया जाता था। लेकिन आज जैसा आपने कहा, होड़ लगी हुई है कि कौन पहले जाएगा बाबा के दरबार में, कौन पहले वहाँ डमरू नृत्य करेगा, कौन गणेश जी को पहले मनाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। अगर देश के आध्यात्म, देश की सांस्कृतिक विरासत में हमारे देश का विपक्ष भी विश्वास करने लगा है, तो मुझे लगता है कि ये तो शुभ लक्षण है, और सभी को अपने देश की मान मर्यादा, अपने देश के शुभ मान बिंदुओं, देश के लक्षण। मूल्यों के अब सुनिए तो विनय जी, लक्षण जो भी हो, शुभ हो या अशुभ हो, देखिए राजनीति में जहां तक मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूं राजनीति को, पढ़ाई भी की है राजनीति विज्ञान की, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में शुभ और अशुभ तो कुछ होता ही नहीं है। राजनीति में मौके होते हैं, और मौके कब बन जाएं किसी पार्टी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस बार देखिए, हमेशा आप लोगों का एक मुद्दा रहा है ना, मंदिर का मुद्दा, अब केदारनाथ का ही मुद्दा हो सकता है आप लोग अलग तरीके से उठाने की कोशिश करें, जो आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है पुनर्निर्माण को लेकर के। तो क्या लगता है, एक मौके की तलाश में आप लोग थे, लेकिन पहले से ही कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी थी कि पीएम मोदी आएंगे, उससे पहले ही हम लोग पूरा क्रेडिट ले लेंगे, तो फिर बचा क्या आपके पास? देखिए गौरी शंकर जी, कितना शुभ लक्षण है। मैं आपको बताऊं आपको कि आज तक क्या कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपने इस प्रकार से चुनाव में जनेऊ पहनते देखा है?
क्या आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कहा मंदिर मंदिर जाके देखा है? कहा क्या आपने कांग्रेस के नेताओं को इससे पहले शिवालयों में जलाभिषेक करते हुए देखा इस प्रकार से? तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की भाव भंगिमाएं बदल रही हैं, कांग्रेस के कल्चर बदल रहे हैं, कांग्रेस के व्यवहार करने के तरीके बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय राजनीति एक बड़ी करवट ले रही है। और जिस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कहा जाता था, अब निश्चित रूप से उस पर कांग्रेस चलने का नाटक कर रही है, नाटक चलिए करने ठीक का है, प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है सर, नाटक कह लें, आप लोग नकलची भी कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, कांग्रेस की अपनी कुछ रणनीति होगी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर पार्टी है, कांग्रेस को बहुत हल्के में लिया जाना चाहिए। उनके नेता हरीश रावत जितनी सौम्यता से अपनी बातों को रख देते हैं, मुझे लगता है कि अपनी रणनीति में वो उतने ही टफ हैं। सुजाता पॉल के पास आते हैं। सुजाता जी, एक बात बताएं, केदारनाथ पीएम मोदी आ रहे थे, दर्शन करने के लिए आ रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक आप लोग उससे पहले वहां पहुंच गए। पंजाब कांग्रेस की बाकायदा एक प्लाटून वहां से आई केदारनाथ दर्शन करने के लिए। हालांकि हम लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब क्यों आए हैं, तो कुछ बोल तो नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि बस आए हैं, बाबा का दर्शन करने आए हैं, हर लोग आते हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा पता नहीं इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि केदारनाथ, बाबा केदारनाथ पर ज़्यादा आप लोग फोकस नजर आ रहे हैं। 2017 भी गए थे आप लोग, 19 में भी गए थे, लेकिन मुद्दा तो बना नहीं, ना तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया, ना आप लोग ने बनाया। इस बार लेकिन लग रहा है कि कुछ मुद्दा बनाने की फिराक में हैं आप लोग। किस तरह का मुद्दा उठाएंगे? से एमएलए कांग्रेस के हैं, अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं, और ये बात इस बात का सबूत है कि बपौती नहीं होती कोई देवस्थानम बनाकर देवों के स्थान को अपना बना लेने का, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल अभी तो इंदिरा गांधी जी के वो वीडियो वायरल कर रहा, फोटो वायरल कर रहा है जहां वो वैष्णो देवी गई थी। तो ये बपौती किसी की नहीं होती। और जहां तक धर्म की बात है, तो हम संविधान के हिसाब से हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जिसे अपने धर्म के प्रचार प्रसार में कभी भी दिक्कत आ जाए। और धर्म के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना एकाधिकार समझती है, वो गलत है। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो क्या सुजाता जी, एक मिनट सुजाता जी, इस बात का ज्ञान आप लोग को एकदम से अचानक चुनाव से पहले क्यों हुआ? अगर ये वाकई में अगर ये जेनरिक सोच है, अगर एक सार्वभौमिक सोच है, यूनिवर्सल एक थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है बीजेपी को लेकर, तो बहुत पहले से ये चीजें करनी चाहिए थी आप लोग को। आप लोग ठीक चुनाव से पहले क्यों दावे ठोकने लगे आप लोग? जी में मत रहिए। देवस्थानम बोर्ड का विरोध हम तब से कर रहे हैं जब से पंडा पुरोहित कर रहे हैं। हम देवभूमि के वासी हैं और हम किसी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी तो अब गले गले आ गई है उनके देवस्थानम बोर्ड, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां नहीं ले गए। आपने उस मंच को देखा? त्रिवेंद्र सिंह रावत गायब, सतपाल सिंह रावत गायब, इसलिए क्योंकि पंडा पुरोहितों ने कहा था कि ये नहीं आने चाहिए। ये भूल गए आप? ये सवाल पूछिए, ये झूठ बोल रही हूं मैं। ये धर्म के ठेकेदार अधर्मियों को नहीं ले जा पाए क्योंकि पंडा पुरोहित उनका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे कई बार गए प्रधानमंत्री जी भी ना, प्रधानमंत्री जी केवल चुनाव के समय आते हैं। 2017 के चुनावों पे आए, 2018 में चुनावों के पहले कहकर गए कि आशीर्वाद ले रहे हैं, 2019 में चुनाव खत्म हुए तब आए, और 2021 में अब आए। तो अब तक भूल गए थे केदार बाबा को। चले ठीक है, चले ठीक है सुजाता जी, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूं। लेकिन देखिए, हम लोग जो सोच रहे थे, पत्रकारों के एक सर्किल में इस तरह की बातें होती हैं, जर्नलिस्ट सर्किल्स होता है कि भाई साहब ये पीएम मोदी खूब जा रहे हैं, सीएम साहब भी खूब जा रहे हैं, हरीश रावत तो पहले ही दंगल मार लिया, डमरू उमरू बजाना भी शुरू कर दिया, चंदन टीका जो नहीं लगाने वाले थे इस बार खूब चंदन टीका जमकर लगाए, बाकायदा जो है बाबा का आशीर्वाद लिया जा रहा है। मतलब जो है कांग्रेस इस पूरे मूड में आ चुकी है इस बार कि बाबा केदारनाथ के पुनर्निर्माण के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं, देवस्थानम पर जो आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्यों ना घेरा जाए बीजेपी को। लेकिन क्या बीजेपी इस स्थिति में है, इस हालात में है कि इस पूरे मुद्दे पर घेर लिया जाए?
तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, विनय जी से पूछूंगा ये सवाल। बसंत जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। बसंत जी देखिए, बड़ा मुद्दा क्लियर है उत्तराखंड में। पहला, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस ने एकाधिकार कर रखा है, बीजेपी ने एकाधिकार रखा है। ठीक है, दोनों पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हर लोग कहते हैं कि आम आदमी के मुद्दे ही हमारे असली मुद्दे हैं, बाकी तो चीजें सब मैनेज हो रहा है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आम आदमी के मुद्दे आपके हाथ से क्या निकल चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उन्हीं मुद्दों पर ज्यादा फोकस है। बीजेपी तो दावे ही कर रही है कि पिछले 4.5 साल में बेहतरीन काम हुआ बीजेपी की तरफ से। तमाम ऐसे मुद्दे जो आम आदमी से रिलेटेड हैं, हमने उसका अच्छे ढंग से समाधान निकाला। बचा क्या सर आपके पास, बसंत जी? देखिए, हमारे पास हिंदू धर्म की वकालत वो लोग करते हैं जो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे वहां पे जो आपका केदारनाथ के गर्भगृह से सीधे लाइव प्रसारण कर दिया गया। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो वहां पर मोदी जी जब आए थे, हमारे प्रधानमंत्री आए, तो देवस्थानम बोर्ड और पुण्य पुरोहितों के बारे में जो इतने समय से पीड़ित है। एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट बसंत जी, एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा लगता है कुछ लिख खुक करके लाए, उसी हिसाब से आप बात कर रहे हैं। डिबेट में एकदम क्लियर कट बात की जाए कीजिए। देखिए, आपने कहा कि धर्म की वकालत करने वाले धार्मिक चीजों को ठेस पहुंचाते हैं। आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं आजकल, पता है आपको? क्या कर रहे हैं? अगर पता नहीं है सर, तो मुझे लग रहा पता लगा के बैठना चाहिए। रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दिवाली के दिन बाकायदा 7 बजे जो है पूरे दिल्ली के लोगों को कहा कि देखिए हम पूजा पाठ करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ पूजा पाठ कीजिए। ये सब क्या है सर? अगर आप इनकी शिकायत कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की, तो आप भी तो वही काम कर रहे हो ना। भले आपको अरविंद केजरीवाल से बातचीत नहीं होती होगी या उनकी चीजों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो आरोप नहीं लगा सकते आप। मैं जवाब दे दूं? बोलिए बोलिए। ये सवाल क्यों उठाया गया कि केदारनाथ के गर्भगृह से लाइव प्रसारण किया गया, इस पर जाइए बड़ा गंभीरता से। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैं कानून की बात करता हूँ। 4 धामों का एक अपना बायलॉज है, अपनी नियमावली है, उसके अंतर्गत उसके प्राविधान है कि 4 धामों में से जो ज्योतिर्लिंग है उनके गर्भगृह से कोई भी लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। और जहां तक दिल्ली में जो लाइव प्रसारण करके पूजा पाठ करने का सवाल है, तो यहाँ पर धार्मिक संस्थानों के हर संस्थान के अलग अलग पॉलिसीज हैं। तो दिल्ली में जो किया गया वो एक पर्व के दिन लोगों को इसलिए कि उसकी सुविधा मिल सके। और दिल्ली में जो किया गया, हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर में मत जाइए, आप वो ना हमको रोक सकते हैं ना हम उनको रोक सकते हैं। बिल्कुल। सवाल ये है, अगर आप राजनीतिक प्रपंच के साथ जाते हैं और हम धार्मिक आस्था के साथ, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? ये मुद्दा नहीं है आपके लिए ना? मुद्दा नहीं है तो आम आदमी के क्या मुद्दे आपके पास हैं उत्तराखंड में? देखिए, हमारे लिए धार्मिक संस्थानों पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हम इनको राजनीतिक मुद्दा तो बनाना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानव की जरूरतों को, मूलभूत आवश्यकताओं को, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। इन्होंने ना भारत के संविधान की आस्था रखी, न ही धार्मिक आस्था रखी। इन्होंने धर्म का भी मजाक उड़ाया है और हमारे भारत के संविधान का। सुनिए बसंत जी, देखिए सुनिए, ठीक है, आप जो लिख करके लाए हैं शब्द अच्छे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा टू द पॉइंट भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ा जो है, ठीक है, उत्तराखंड में आप लोग नई राजनीति कर रहे हैं। जनता को समझना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। मैं आपको लिख के दे देता हूं। मुझे लग रहा है कि इसका अनुभव सुजाता जी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से है और विनय जी को बहुत बेहतरीन तरीके से है। जनता ऐसी लिखी चीजों पर भरोसा नहीं करती है, बिलीव कीजिए आप मेरा, ऐसी लिखी चीजों पर भरोसा नहीं करती। जनता उस बात पर भरोसा करती है जो आपके दिल से चीजें निकलती हैं। पहले से आपने सोच लिया, अच्छे शब्द लिख लिया, ला करके बोल दिया कि भैया हो गया। ये मायावती स्टाइल में काम मत कीजिए। आम आदमी पार्टी तो इसमें बड़ा सही है। आम आदमी पार्टी के नेता तो बड़े, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया, सब तो देखिए धड़ाधड़ बोलते हैं वो। आप जो है आम आदमी पार्टी के प्रोफाइल को छोटा कर रहे हैं बसंत जी। नहीं सर, आपको क्यों लग रहा है कि आपके इस डिबेट के लिए 5 घंटे की तैयारी करके लिख रहा हूं और उसके बाद आपको ठीक है, बोल रहा हूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लेख लिख करके लाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बोला ना कि राजनीति में जनता को मनाने के लिए अगर मायावती फॉर्मेट में आओगे ना, और राहुल गांधी के फॉर्मेट में आए, सुजाता जी नाराज हो सकता है, हो जाए। प्रियंका गांधी फिर भी ठीक है, बोलती हैं, अपने मन से बोलती है, लेकिन राहुल गांधी भी उसी फॉर्मेट वाले हैं, फेल हो गए दोनों।
चलिए मैं आता हूँ विनय जी के पास आता हूँ। विनय जी एक बात बताएं, एक बात बताएं। एक मिनट सर, हो गया बसंत जी, हो गया वो समझ गया कि धार्मिक चीजें आपके मुद्दे नहीं हैं, इसके बावजूद धार्मिक चीजों को उठाते रहते हो, सवाल उठाते रहते हो। आम आदमी आस्था और उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात। चलिए ठीक है सर, आखिरी लाइन हो गया ना, आखिरी लाइन। और कुछ लिखा है आपने तो बता दीजिए एक बार, और कुछ लिखा है आध्यात्मिक राजधानी से, ये फलां ठिकान जितनी बात कर रहे हो ना सर, ये सब बीजेपी वाले पहले कर चुके हो। उस कांग्रेस तो और पहले कर दिया था, हुआ कुछ नहीं, लेकिन सब वादे पहले हो रखे। विनय जी एक बात बताइए, इस बार जो है मैं नहीं कह रहा हूं कि बाबा केदारनाथ को मैं भी मानता हूं कि क्या राजनीति के केंद्र में उनको लाना। बाबा के दर्शन करने तो हर लोग जाते हैं, हर लोग चाहते हैं, पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि केदारनाथ जाएं, बाबा का आशीर्वाद लें, हर लोगों की इच्छा होती है। लेकिन जब उसे राजनीति के केंद्र में रखा जाएगा तो हर लोगों को दर्द होगा, वो पेनफुल है। मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है बीजेपी को भी अलग रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी, और आम आदमी पार्टी तो कही रही है, ठीक है, आरोप अलग तरीके के लगा रही। विनय जी से मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी के मुद्दे पर बीजेपी आजकल थोड़ा कम बात करती है, क्यों सर, बताइए। बिल्कुल आपका कहना ये गलत है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के मुद्दे पर बात नहीं करती। अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आम आदमी का मुद्दा नहीं है तो क्या है? अगर देश के 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकारें मिलकर पिछले 6 महीने से राशन देने का काम कर रही है, तो वो क्या आम आदमी का मुद्दा नहीं है? अगर प्रदेश की जनता लगा तो अगर उत्तराखंड अकेला ऐसा प्रदेश है हमारे देश में जहाँ की प्रत्येक उत्तराखंड वासी का अटल आयुष्मान के अंतर्गत 5 लाख रुपए का 1 वर्ष में इलाज की व्यवस्था हमारी प्रदेश की सरकार ने की है, तो क्या ये आम आदमी का मुद्दा नहीं है? तो ये कहना सरासर गलत है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के मुद्दे पर बात नहीं कर रही। हम आम आदमी के मुद्दे पर भी बात करते हैं, आम आदमी की भावनाओं पर भी बात करते हैं, आम आदमी के सम्मान पर भी बात करते हैं, और सभी समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कहना, एक कहावत है, कही जाती है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 पैसी। चलिए ठीक है विनय जी ठीक है। देखिए ये कहावत हाँ बोलिए। अगर नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर केदारनाथ जी में आराधना करते रहे हैं, गरुड़ चक्की से केदारनाथ जी तक पैदल जाते रहे हैं, तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे। तो जो उनकी आस्था का विषय है, जो उनकी श्रद्धा का विषय है, हाँ उसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये सवाल है भी नहीं, ये सवाल है भी नहीं कि वहां पर हरीश रावत क्यों आए, तो पीएम मोदी क्यों आए, तो सीएम धामी क्यों जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, आप सुजाता पॉल जी से। सुजाता पॉल जी, बहुत ही कम शब्दों में थोड़ा बोलिएगा सुजाता, थोड़ा लेट भी आप जुड़ी, 1-2 सवाल रह गए आपके लिए। क्या वाकई में देवस्थानम का मसला जो है, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि बीजेपी इसको गलत तरीके से ट्रीट कर रही है, कांग्रेस इसे सही करना चाहती, लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि धामी बाकायदा उन्होंने बोला भी, दावा भी किया कि सब कुछ ठीक हो गया है, कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है कुछ कहने सुनने के लिए उसमें। जी, हम दिल से राजनीति करते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं। हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। पंडा पुरोहितों के साथ हम खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी खबर आएगी कुछ ही समय में कि वास्तु के हिसाब से मूर्ति की दिशा किधर है, क्योंकि अगर मैंने कह दिया तो भाजपा कहेंगे कांग्रेस ने कहा या किसी और ने कहा, इसलिए पंडा पुरोहितों का इंतजार कर रही हूँ। मगर आम आदमी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ये बता दे कि कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं। और ये आज इन्होंने खुद कह दिया कि पिछले 6 महीनों से राशन दे रहे हैं। कोरोना काल में जो लोगों की मृत्यु हुई उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। कुंभ में जो घोटाला किया, कुंभ में जहाँ हिंदुओं की आस्था होती है, हिंदू गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, उस दिन और उस समय जो घोटाला हुआ उसके बारे में नहीं कहते। और आपको मैं बता दूं कि हमारे पंडा पुरोहित अब भी आंदोलनरत हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे गौरी शंकर जी? मैं पिछले 2 साल से उनके साथ लड़ रही हूँ। मैंने कोरोना काल में अर्धनग्न अवस्था में आचार्य संतोष त्रिवेदी जी को आंदोलन करते हुए देखा। मैंने लड़ना ठीक है सुजाता जी, लड़ना ठीक है, लड़ना ठीक है, लेकिन 2 साल लड़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ये दिक्कत वाली बात है। मैं तो इसी दुनिया में रहता हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ। जब तक
लेकिन देवस्थानम के मसले पर 2 साल के बाद सीएम धामी की तरफ से दावा कर दिया जाना कि सब कुछ ठीक हो गया, कुछ बचा नहीं, कांग्रेस क्या कहेगी, तो वाकई में 2 साल की जो लड़ाई आप लोगों की है ना, वो कुछ समझ में आती नहीं है बात। झूठ बोल रहे हैं। ये कहने की बात है स्क्रीन पर। चलिए चलिए सुजाता जी, उनके साथ नहीं है। समय खत्म हो गया सुजाता जी, समय खत्म हो गया, नहीं तो और वक्त देते आपको। चलिए तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।